नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है ताने। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बातें निशा के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई निशा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती निशा को इतनी उल्टियां होती, सिरदर्द होता, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब दाल पकाना होता है। दाल पकाने की सुगंध से उसको उल्टियां होने लगती, खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती। निशा के पति रमन उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर निशा कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो निशा, तुम औरतों की फालतू बिना सर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसीलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। रमन का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती, लेकिन शिकायत करे भी तो किससे। उसकी सास मोहिनी जी एक औरत और माँ होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर उमेश ताने सुना सुनाकर और रमन के कान भर कर पूरा कर देता। या यूं कहें कि पुरुष होकर भी उमेश निशा की दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में निशा को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ध्यान रखना चाहिए। निशा की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में रोज सिर्फ देवर का ही चलता था। उमेश जैसा कहता उसकी सास मोहिनी जी और वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को रमन सिर झुकाकर मान भी लेते। निशा ने कई बार कहा, रमन घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन उमेश के कई शब्द रमन भी निशा के सामने दोहरा देता। तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं, जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। निशा ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली, लेकिन समय के साथ निशा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूँगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने या न रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन के सिवाय निशा के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चों के मोह के कारण रमन निशा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर मोहिनी जी और उमेश का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन निशा भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों नंदे फोन से तो देवर और सास घर में रोज रोज निशा को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिए। वो हर रोज निशा को कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश को लेकर ताने देते, व्यंग्य करते रहते। निशा भी अब पलटकर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर रमन ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर करवा लिया और सबको लेकर वहां चला गया। लेकिन वहां भी वो बात बात में निशा को ये सुनाना नहीं भूलता कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन निशा
निशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। रमन के कहने पर तीज त्योहार पर सास से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, निशा काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देती। इसी तरह निशा के दिन बीतते गए। निशा की शादी के 10 साल बाद देवर उमेश की शादी हुई। उमेश की शादी में निशा ने सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्म खत्म होते वापस चली गई। ना उसने किसी से ज़्यादा मतलब रखा और ना बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की क्योंकि निशा को दिए जाने वाले ताने और व्यंग्य कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से निशा चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद निशा गर्मी की छुट्टियों में रमन के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने रमन से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन रमन नहीं माना। निशा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। उमेश का टिफिन और सुबह की चाय सासुमा मोहिनी जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। निशा की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे कामवाली भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना निशा ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद मोहिनी जी ने निशा से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा निशा को कि शायद उसकी देवरानी रक्षा की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपने देवरानी से पूछा भी कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में निशा से सिर्फ 2 टुक कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी दे रहा था। रात में निशा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। रमन बैठकर उमेश के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी वहाँ उमेश आ गया, जिसे देखकर रमन ने कहा, बड़ी देर कर दी उमेश, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर उमेश ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं रक्षा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और रक्षा का खाना लेकर उमेश कमरे में चला गया। इधर रमन खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही रमन की नज़र निशा से टकराई, रमन ने तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर ली और बगले झांकने लगा। निशा के चेहरे पर न चाहते हुए भी रमन को देखकर हंसी आ गई। वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब निशा सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। उमेश ने रक्षा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं। जब तक निशा भाभी है तुम्हें कोई काम करने की चिंता ज़रूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल करो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से लेता आऊँगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएगी तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पाँव और सिर दोनों में दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? रक्षा ने कहा। तो उमेश ने कहा, क्या पाँव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ, तुम चिंता मत करो। भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा और बाकी बचे काम माँ देख लेगी। निशा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जानने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे रमन खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली। दोनों की निगाहें टकराई और दोनों साथ में बोल पड़े, वो मैं पानी ला रही थी, वो मैं भी पानी लेने आया था। तभी निशा ने पानी की बोतल रमन की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर निशा को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। इधर रमन भी बेड पर बंद आंखों से सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने निशा की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, निशा तुमको अपने मायके जाना था ना, सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते निशा ये सोच रही थी कि लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। रमन की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी,
क्योंकि जब तक वो रमन को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक रमन नहीं समझे। लेकिन जब आज खुद का अपमान हुआ तो सब बात समझ में आ गई। ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह निशा रसोई में गई तो देखा मोहिनी जी और उमेश वहां पहले से मौजूद थे। मोहिनी जी ने निशा से कहा, बहू लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी उमेश ने फिर तपाक से निशा पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ तुम बहुत बोली हो, इसलिए तो औरतें अलग रहने जाती है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार की उम्मीद लगाए रहती हैं। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी? आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती हैं। तब निशा ने कहा, देवर जी आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे हैं। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी उतनी सीख रक्षा को देना भूल गए आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे की चाय खाना नाश्ता? क्या आपकी बीबी तो माँ जी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी। पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही है, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। निशा को इतना कहते सुनकर उमेश को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े रमन ने उससे कहा, भैया देखा भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। जब मायके ही इनको जाना था तो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी। तब रमन ने पहली बार कहा, उमेश अब मैं निशा के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूँ। वैसे तो पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुका हूँ निशा के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपने पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा। हर बार निशा को मेरी वजह से रोककर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद मायके छोड़कर आऊंगा। इतना कहकर रमन ने निशा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। उधर उमेश ने रमन की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि निशा और रमन दोनों ने रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।